हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का जो आपका माउंटबेटन योजना आती है या भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसा क्यों है कि हम इसमें 1935 से के बाद में डायरेक्टली 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बीच में आपका 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं समझने के हिसाब से, और कहीं भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम अभी हाल ही में संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक विकास के क्रम में जिन पहलुओं को संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, उन्हीं पहलुओं को समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बात रही जैसे आपके अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और इसके अलावा साइमन कमीशन जो 1935 के टाइम पर ही आता है, उसमें जो 7 लोग थे या 7 सदस्य थे, वो 7 के 7 अंग्रेज थे, उसका विरोध भी होता है। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हैं, न कि संवैधानिक दृष्टिकोण से। उनका इतिहास में हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पर उनका पूरा डेरिवेशनल चीजें देखेंगे, उनका बैकग्राउंड समझेंगे, उनकी स्टोरी समझेंगे और महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। लेकिन हम क्या है कि तैयारी कर रहे हैं जिसके हिसाब से जैसे जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट के हिसाब से हमें टॉपिक्स को, बिंदुओं को समझना चाहिए, टॉपिक्स के बिंदुओं को समझना चाहिए। तो अगर जिस स्टूडेंट ने, कभी भी ये ध्यान रखना कि जिस स्टूडेंट ने ये चीज अप्लाई की है कि जैसे आपके सिलेबस में संवैधानिक विकास शब्द लिखा हुआ है, तो और संवैधानिक विकास शब्द से संबंधित कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं और उन टॉपिक्स में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो पॉइंट आपके संवैधानिक विकास को शो करते हैं। अगर आपने इन्हें इतना डीपली लेवल से सिलेबस का अध्ययन किया है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं, और उसी को अगर आप पढ़ते हैं तो वही एग्जाम्स में पूछते हैं। ऐसा नहीं है दे दिया संवैधानिक विकास और वहां पर किसी केमिकल का सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, जैसा आपको आपके सिलेबस में दिया गया वैसा पूछा जाएगा। अब यहां पर तो काफी वास्ट सिलेबस है। अब इतना बड़े वास्ट सिलेबस में अभी हमें शब्द जो मिला है या जो हमारे आज जो टॉपिक्स का नाम है, इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है इस टॉपिक के ऊपर, संवैधानिक विकास के ऊपर। तो संवैधानिक विकास के ऊपर की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें जितने भी अधिनियम आएंगे उन सभी अधिनियमों में हम बात करेंगे किसकी? संवैधानिक पहलुओं की, संवैधानिक बिंदुओं की या संवैधानिक प्रावधानों की। कहां कहां संविधान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, कहां कहां आज की राजनीतिक प्रणाली में जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं उन चीजों को शो किया गया, डेवलप किया गया, उनका विकास किया गया। और आज का वर्तमान का जो स्वरूप है हमारे भारतीय संविधान का, जिसमें हम उन चीजों को देखते हैं, तो वो चीजें हमें कैसे दिखाई देती हैं उस टाइम के उपलक्ष्य में और अभी वर्तमान सिचुएशन में, उस अंतर को भी समझना ज्यादा जरूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, हालांकि हम इन चीजों को डीपली देख सकते हैं, लेकिन अभी हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, इसलिए संवैधानिक से संबंधित जो बिंदु हैं उन्हें ही यहां पर सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा थोड़ा जो इन एक्ट्स के पीछे जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसे भी समझेंगे, उसे भी पूरा लर्न करने का कोशिश करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट रोल हैं आज की क्लास में, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास करें, अपने आत्मीय भार से, आत्मभाव से, यानी अंदर से मैं इस बात को बोल रहा हूं कि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी पहचान एकेडमी टीम है उसका भी कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ता है। और इससे क्या है कि एक अलग जुनून पैदा होता है कि यार स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग मटेरियल, अलग से और मेहनत करने की जरूरत है और कई सारी चीजें ला कर देने की जरूरत है। और आपके जैसे मान लो किसी एग्जामिनेशन में, जैसे पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, ठीक है, इसके अलावा पटवार का एग्जामिनेशन हुआ,
तो किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज में किन किन चीजों को शामिल करने की जरूरत है और कितना गंभीर तरीके से मेहनत करने की जरूरत है एक सही दिशा में, तो वो चीजें करने का एक मन करता है कि यार हम इतना मेहनत करते हैं, इतने हाथ पैर मारते हैं, उसके बावजूद भी हम तैर नहीं पा रहे हैं इस समुद्र में, यूट्यूब के समुद्र में, तो फिर क्या फायदा। इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, वीडियोस को शेयर करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना अपने दिल से सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और हम भी हमारे पूरे दिल से, दिमाग से, पूरी मेहनत के साथ में, पूरे हार्ड वर्क के साथ में आप सभी के साथ में बने रहेंगे, इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे यदि आपका सपोर्ट बना रहता है तो, ठीक है। चलते हैं आज की इस वीडियो पर और देखते हैं कि कैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम आज के वर्तमान युग में भी इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, और साथ साथ में इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिसमें यह कहा जा सकता है कि 1935 का अगर भारत शासन अधिनियम जो है उसके बाद में भी अगर संविधान नहीं बनाते तो भी पार पड़ सकती थी। यानी अब जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है, अगर यह भी नहीं होता और 1935 का केवल जो शासन अधिनियम है केवल वो भारत में लागू रहता तो भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में काम करता, क्योंकि उसमें इतने सारे प्रावधान थे उस 1935 के भारत शासन अधिनियम में कि ये मान लीजिए कि 2/3 पार्ट्स, यानी 3 में से 2 भाग आज के वर्तमान के संविधान के 3 में से 2 भाग उस शासन अधिनियम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अधिनियम्स के अलावा इसमें अनुच्छेद की भी बात की जाए तो अनुच्छेद भी इतने सारे उस टाइम पर भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद, कितने 321 अनुच्छेद। अब आप बात करें तो वर्तमान भारत में टोटल अनुच्छेद कितने हैं 395 हैं, 395 अनुच्छेद हैं। उस टाइम पर देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के टाइम पर था 321 अनुच्छेद। कितना डिफरेंट रहा, कोई डिफरेंट नहीं रहा। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे टीचर्स इस बात को बताते हैं कि अनुच्छेदों की संख्या 450 है, कोई इसको 425 बताता है, कोई 425, कोई 430, किसी बुक्स में कैसे, किसी बुक्स में कैसे। लेकिन आपको याद रखना है कि मूल रूप से देखा जाए या फिर देखा नहीं जाए या सैद्धांतिक रूप से भी इस बात को कहा जा सकता है कि जो तथ्यात्मक तरीके से या जो वर्णित संविधान है, संविधान में जो वर्णित जो हमारे संविधान की जो बुक है जिसमें आर्टिकल्स को जो मेमोराइज किया गया है, जो डेस्क्रिप्टिव तरीके से उन्हें लिखा गया है, वो 395 है। और 395 के अलावा उनमें स्पेस वाइज ये जगह भी है और वहां पर अलग अलग पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि भाई भविष्य में कोई सा भी आर्टिकल या किसी प्रकार के इंप्लीमेंट की या अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है तो यहां पर उन्हें शामिल कर दिया जाना चाहिए। तो मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद हैं। बाद में अमेंडमेंट बहुत सारे हुए हैं तो वो अमेंडमेंट को हम अनुच्छेद बोल देते हैं, यानी आर्टिकल्स बोल देते हैं, और आर्टिकल्स बोलने के बाद में उन्हें काउंट करते हैं 395 के प्लस में, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो 395 आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। यहां मैंने बोर्ड पर पॉइंट्स लिखे हैं जैसा कि लिखता आया हूं, इसके बाद में नहीं लिखूंगा क्योंकि यह संवैधानिक विकास था जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत पड़ती है। अब मैं लिखवाऊं, प्रत्येक पॉइंट्स पर लिखवा सकता था लेकिन क्लासेस बहुत बड़ी हो जाती। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ा एक कैमरा है जिसके माध्यम से हम लोग वीडियोस पूरी क्लैरिटी के साथ में आपको अवेलेबल करा दें। एक टूटा फूटा मोबाइल जैसा भी है उसी के साथ में आपको वीडियोस अवेलेबल होती हैं और जैसा भी आपको दिखाई देता है आप लोग मैनेज करते हैं और हम भी काफी इस चीज को खेदजनक महसूस करते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्रयास करेंगे कि भविष्य में आपको कुछ इंटीग्रेटेड डिजिटल बोर्ड लाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। इसके अलावा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या उस टाइम पर थी 321 अनुच्छेद, और सबसे ज्यादा हमारे वर्तमान भारतीय संविधान पर यदि किसी किसी एक्ट का प्रभाव देखने को मिलता है तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा अधिनियम है जिसका आज के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है तो आपको क्या बताना है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा उस टाइम पर भारत शासन अधिनियम में
कुल टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? 10 अनुसूचियां हैं। वर्तमान के रूप में तुलना करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उस टाइम पर संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 14 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे? 14 भाग थे। और अभी वर्तमान टाइम पर जो संविधान है उसमें टोटल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। 2/3 प्रावधान आज के संविधान में 1935 के अमेंड जो एक्ट है उसी से लिए गए हैं, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो काफी फेमस भी है, काफी बुक्स में भी दिया जाता है और कई बार एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। वो स्टेटमेंट आखिरकार क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि यदि मान लिया जाए कि भारत में जो वर्तमान में संविधान बनाया गया है अगर ये नहीं भी होता तो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से या 1935 के जो अनुच्छेद हैं या जो संवैधानिक ढांचा है उससे भी काम चल सकता था। इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। जो 64 लाख रुपए के समथिंग पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम गुजरा है, संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों की बनाई गई है, ठीक है, और इसके अलावा किस तरीके से इतना टाइम पीरियड लगा है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो इतना टाइम पीरियड जो लगा है, इतने सारी चीजों का इतना वेट करने की हमें आवश्यकता नहीं थी, यह अंबेडकर जी का कहना है। तो काम किससे चल सकता था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से चल सकता था। इसी वजह से भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनकी बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात, आज जो आप 7वीं अनुसूची में देखते हैं कि केंद्र के पास अन्य अलग विषय हैं, स्टेट के पास अपने अलग विषय हैं, और इसके अलावा केंद्र और स्टेट दोनों के पास जो विषय हैं, जो कंबाइंड में विषय हैं, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने कानून बना सकती है, अपने फैसले ले सकती है, तो वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये आपने आज की वर्तमान संविधान में 7वीं अनुसूची में आपको ये दिखाई देता है। इस चीज का प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। इसके अलावा जो उस टाइम पर एक बहुत बड़ी बात थी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास थी? अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास हुआ करती थी। किसके पास हुआ करती थी? वायसराय के पास हुआ करती थी। और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। ये याद होना चाहिए आपको। और अभी वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये बहुत कम लोगों को, अधिकांश लोगों को याद भी होगा और कुछ एक को याद भी नहीं होगा कि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय से संबंधित जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? तो वो केंद्र गवर्नमेंट के पास ही हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया 1935 के एक्ट के तहत, जिसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों को कंबाइंड कर दिया जाएगा, दोनों का मिश्रण कर दिया जाएगा, यानी दोनों को सेम रखा जाएगा, यानी दोनों का एक संगठन बनेगा और उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन कभी भी इसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है, केवल नाम मात्र से बन के रह गया कि अखिल भारतीय संघ कोई संगठन है, कोई एक इकाई है, कोई यूनिट है, लेकिन ये कभी अपने अस्तित्व रूप में या असली रूप में सामने होकर कभी नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतें कभी मानने को तैयार नहीं थी। ब्रिटिश प्रांत है तो वो भी पूरी तरीके से अपनी अखंडता की वजह से, अखंडता न होने की वजह से भी उन्होंने क्या है कि देसी रियासतों के साथ में जाना सही नहीं समझा। तो यह भी आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जो बात कही गई है वो भी 1935 के एक्ट में पहली बार कही गई थी। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। और आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से बनता है कि हमारे भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। वो भी इसी अधिनियम के तहत प्रावधानित है, यानी इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई है। कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्मा है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आपने देखा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे भारत के मैप में, जो 7 बहिनें यानी पूर्व में जो स्टेट हैं,
7 जो स्टेट हैं उन्हें 7 बहिनें कहा जाता है। तो उन 7 बहिनों के साइड में अगर आप चलकर देखेंगे तो वहां पर आपको आज एक देश दिखाई देगा, उसका नाम है म्यांमार। ठीक है, तो 1935 के टाइम पर इसी म्यांमार को बर्मा बोला जाता था, यानी 1935 से पहले भी इसे बर्मा बोला जाता था। लेकिन इस बर्मा को 1935 जब आया तो 1935 का जो एक्ट आया इसमें इस बर्मा को भारत से अलग कर दिया, यानी ये भी क्या था, भारत का ही एक भाग था। ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटर में आपको याद हो तो ली कमीशन आयोग की सिफारिश पर 1926 को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का गठन किया गया था, यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में, ली कमीशन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, याद है बिल्कुल। उसी तरीके से अब 1935 के एक्ट में यह कहा गया कि राज्यों के लिए भी एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आज जो एसडीएम्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, आरपीएससी के थ्रू बनते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के थ्रू बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा हो तो बोर्ड पे, ठीक है, वैसे लाइट ऑफ हो चुकी है, कुछ भी सिचुएशन हो हम हमारी क्लास को ऑफ नहीं करेंगे और चीजें हैं जो चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहां देखा जाए तो हमने ये कंप्लीटली देख लिया है। इसके अलावा जो केग का पद है, आप लोग जो समझते हैं कि जो भारत का कुबेर कहा जाए या महालेखा निरीक्षक कहा जाए, कंट्रोलर, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिसे कहा जाए, तो वो महालेखा परीक्षक का पद भी प्राविधित है या 1935 के शासन अधिनियम के तहत प्रावधान इसका किया गया है। गवर्नर जनरल की जो अध्यादेश की पावर है, वीटो की जो पावर है, उसका विस्तार किया जाता है, यह भी याद रखें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, इसका इतिहास देख लेते हैं कि आपने पिछले एक्ट में देखा था 1935 से लास्ट में जो 1909 का एक्ट आया था, 1919 का एक्ट आया था, आपने देखा है मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो वहां पर प्रांतों में द्वैध शासन दिखाई दिया 1909 में, जहां पर राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का गठन किया गया था, वर्तमान में जिसे राज्यसभा लोकसभा के रूप में देखा जा सकता है, यानी पहली बार संसदीय स्वरूप दिखाई दिया था। लेकिन यहां पर जो द्वैध शासन है प्रांतों में, उसे समाप्त कर दिया जाता है और उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाती है। भारत परिषदों की जो समाप्ति वो भी कर दी जाती है, क्योंकि भारत सचिव का पद ही समाप्त कर दिया है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, पहले स्टार्टिंग में तो इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की डिमांडिंग की गई थी। उसके बाद में मुस्लिमों के बाद में सिख, ईसाई हैं, यूरोपियन है, एंग्लो इंडियंस हैं, इन्हें शामिल किया गया। और अब 1935 के एक्ट के तहत इसमें महिलाओं को शामिल किया गया है, दलितों को शामिल किया गया है, मजदूरों को शामिल किया गया है, यह भी याद होना चाहिए। इसके अलावा इस 1935 के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक और दिखाई देता है, जहां से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास्ता का चार्टर या बिना ब्रेक वाली गाड़ी किसने इस अधिनियम को कहा है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट किसका है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वह भारत के इतिहास में एक दास्ता का चार्टर है, या यूं कहा जाए कि यह एक बिना ब्रेक वाली गाड़ी है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो यह आपको याद रखना है। मैंने कंप्लीट समझा दिया है, काफी लंबा था, पूरी स्टोरी थी इसमें, और ये कुछ ही पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझ में भी आ गई होगी। यहां देखा जाए 1935 का भारत शासन अधिनियम, पहली बात की क्योंकि यह सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम है, सबसे ज्यादा हमारे संविधान पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। टोटल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 14 संविधान के भाग हैं, और इससे लगभग 2/3 भाग जो प्रावधानों का है वो आज के वर्तमान संविधान में हमें दिखाई देता है। डॉक्टर अंबेडकर का कथन याद रखें कि इसी एक्ट से काम चल सकता था।
और इसके अलावा शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में जो आज की वर्तमान की 7वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा वाइसराय की बात की गई कि अवशिष्ट शक्तियां उस टाइम पर वाइसराय को दी गई, लेकिन आज के टाइम पर वर्तमान में वाइसराय की बजाय किसे दी गई हैं? केंद्र के पास हैं अवशिष्ट शक्तियां। इसके अलावा ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के लिए अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, लेकिन यह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। संघीय न्यायालय तथा आरबीआई का प्रावधान किया गया है 1 अप्रैल 1935 को मुंबई। बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार देश के नाम से जाना जाता है, इसको भारत से अलग किया गया। केंद्र के साथ राज्यों में भी आरपीएससी, बीपीपीएससी, यूपीपीएससी, जो आप पीएससी शब्द सुनते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। महालेखा परीक्षक यानी कैग की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश और वीटो की पावर का ज्यादा विस्तार किया गया है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई है। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई, क्योंकि भारत सचिव पद भी हटा दिया गया है और अंग्रेजों का वैसे अधिकार भी लगभग समाप्त होने की कंडीशन पर आ चुका था। और यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, महिलाओं को शामिल किया गया, मजदूरों को शामिल किया गया, दलितों को शामिल किया गया है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को सांप्रदायिकता का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद रखें कि यह है अधिनियम दास्ता का चार्टर और बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आपको इसमें इतने ही पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है, किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे हम बात करते हैं इसके बाद में। वैसे 1940 में आपको पता है अगस्त प्रस्ताव है। वैसे हालांकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी में आपको बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो और देखने को मिल सकती हैं। अब इसमें और क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं कि इसमें अलग अलग और बहुत सारे प्रावधान हैं। लॉर्ड लिथनंगो से संबंधित प्रावधान हैं। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन वो अभी काम की नहीं है संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से। आप एक बार 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम देखिए लास्ट में, क्योंकि हम जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव है इतिहास में पढ़ेंगे इसे। और इसके अलावा 1942 का क्रिप्स मिशन, इसे भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन। और 1946 का कैबिनेट मिशन, इसे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब संविधान सभा की बात करेंगे तो इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कैबिनेट मिशन का। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1945 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसे माउंटबेटन योजना के तहत 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 को एक तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है 3 जून 1947। इसके अलावा आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947। सभी को याद है ये, तो भारत आजाद हो गया है। अब इनमें तीनों में क्या फर्क है, क्यों याद रखना जरूरी है, सब समझ में आ जाएगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना लेकर आते हैं। ठीक है, माउंटबेटन एक योजना लेकर आते हैं और इसी योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस योजना के नाम से जाना जाता है? 3 जून योजना। आपसे पूछा जाए 3 जून योजना है वो कौन सी है जिसने भारत के विभाजन की बात की थी? किसकी बात की थी? भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन किया जाएगा। और ये कौन ही लेकर आया? ये लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आया, जिसमें भारत का विभाजन किसमें? पाकिस्तान में और भारत में किया जाना था। पाकिस्तान के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली घोषित की गई है। अब इसके अलावा इसे जो ये माउंटबेटन योजना है, इसे ब्रिटेन की संसद द्वारा कब पास किया गया? तो इसे ब्रिटेन की संसद द्वारा इसे 18 जुलाई को 1947 को पास किया गया है। अब याद आ गया कि क्यों इंपोर्टेंट है ये तारीखें। ये तारीखें इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन की संसद के द्वारा 18 जुलाई को इसे पास किया जाता है। 3 जून 1947 को ये योजना आती है
और ये इसमें जो संबंधित प्रावधान है इन्हें लेकर आता है कौन, माउंटबेटन। और इसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल जाती है ब्रिटेन की संसद के द्वारा और 15 अगस्त 1947 की तारीख घोषित की जाती है कि इस दिन भारत को क्या कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 15 अगस्त की तारीख घोषित की जाती है। और पाकिस्तान के लिए कौन सी तारीख घोषित की जाती है, 14 अगस्त 1947, यानी एक दिन पहले, ताकि सांप्रदायिक दंगे ना हो, इसलिए किसके लिए, पाकिस्तान के लिए एक दिन पहले की तारीख घोषित की जाती है। इसके अलावा बात करें कि जब माउंटबेटन आया तो काफी समझदार आदमी है, ये लड़ाई नहीं होने देना चाहता था। हालांकि इन्होंने बंटवारे की नींव तो इन्होंने ही डाली है, लेकिन यहां बात यह की गई कि अब इन दोनों देशों को, पाकिस्तान और भारत को, दोनों को क्या कर दिया गया है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है और इन दोनों को अलग अलग संविधान बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इसकी अलग अलग संविधान बना सकते हैं दोनों के देश, दोनों देश अपने अपने लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। इसके अलावा बची कौन, आपकी देशी रियासतें बची हैं। तो देशी रियासतों का भी इसने कुछ किया होगा। इसने ये कहा कि देशी रियासतों के ऊपर मैं खुद छोड़ता हूं कि ये देशी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, और ये चाहें तो स्वयं का अस्तित्व बना सकती हैं। क्या, स्वयं एक अस्तित्व में रह सकती हैं, एक नया देश बना सकती हैं, ठीक है, एक नया प्रांत बना सकती हैं, उसके हिसाब से रह सकती हैं। अदरवाइज ये भारत पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, रियासतों के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान को अपने अपने गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार दे दिया गया। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है कि भारत ने अपना गवर्नर जनरल किसे बनाया था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन को भारत ने अपना गवर्नर जनरल बनाया, जबकि पाकिस्तान ने किसको बनाया था, मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया था। जबकि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना, नल्ला पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया था, और माउंटबेटन को किसने बनाया था, भारत ने बनाया था अपना गवर्नर जनरल। तो ये आपको याद रखना है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहां कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी हमारा कैबिनेट मिशन से स्टार्ट होगा। भारतीय संवैधानिक विकास जरूर कंप्लीट हो गया है। आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम कैबिनेट मिशन के साथ में संविधान सभा को सम्मिलित करेंगे और संविधान सभा को समझेंगे, और फिर हमारे मूल अधिकार वगैरह, प्रस्तावना वगैरह है, डीपीएसपी वगैरह हैं, अनुसूचियां हैं, इन सभी को समझना जरूरी है। संसद है, उसके पार्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के उपलक्ष्य में है, प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक प्रणाली है, इन सभी चीजों को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।